बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं जी आजकल, और चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम कुछ बुनियादी बातों को पढ़ चुके हुए हैं, ठीक है ना। हमने कल जो एरिया कवर किया था दैट रिलेट टू एसेंशियल्स ऑफ ऑफर। हमने कहा था जब हम ऑफर से रिलेटेड गुफ्तगू कर रहे हैं तो हमें किन बातों का पता होना चाहिए। नंबर 1, ऑफर हमेशा दो लोगों के दरमियान में हो सकती है। उसमें से एक बंदा ऑफ़र करवा रहा होगा और दूसरा बंदा उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रहा होगा, यानी एक ऑफरर होगा और दूसरा ऑफरी होगा, या एक प्रोमिजर होगा और दूसरा प्रोमिजी होगा। फिर हमने कहा कि जो ऑफ़र है वो सर्टेन एंड डेफिनेट होनी चाहिए, गोल मोल बातें नहीं होनी चाहिए। फिर तीसरी हमने कहा था कि जब आप ऑफ़र करवा रहे हो किसी चीज़ की तो उस वक़्त कंट्रैक्चुअल इंटेंशन मौजूद हो, यानी ऑफ़र इसलिए करवाई जा रही है कि दूसरा बंदा इसको एक्सेप्ट करे तो हम दो लोगों के दरमियान में एक लीगल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाए। तीसरी बात थी कि ऑफ़र अगर कम्युनिकेट नहीं हुई है तो फिर वो ऑफ़र भी नहीं है। मतलब आपने एक ऑफ़र लेटर बनाकर अपने पास रखा हुआ है, मसलन आपने आगे जाके अल्लाह खैर रखे आपने ऑडिट फर्म ज्वाइंस करनी है, इंटरव्यू हो गया, सारा कुछ हो गया, ऑडिट फर्म ने आपका ऑफ़र लेटर बनाकर अपनी ड्रॉ में ही रखा हुआ है, तो हम कह रहे हैं कि इसकी कोई लीगल हैसियत नहीं है। ऑफ़र की लीगल हैसियत जब है जब वो कम्युनिकेट हो जाए, फिर एक्सेप्टेंस की कोई बात आ सकती है। लेकिन अगर ऑफ़र ही कम्युनिकेट नहीं हुई है तो फिर अगर आप एक्सेप्ट कर भी रहे हैं, अगरचे वही बात आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन उस एक्सेप्टेंस की कोई वैलिडिटी नहीं है। पहले ऑफ़र का कम्युनिकेट होना ज़रूरी है। और ऑफ़र जब हम कम्युनिकेट कर रहे हो तो उसमें इंटेंशन, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो कि दूसरे की कंसेंट लेना है, यानी वो यस करे तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्रिएट हो रहा हो। फिर अगर कोई कंडीशन लगी हुई तो उस कंडीशन को भी कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। आज हम इसके एक्सेप्टेंस के एंगल से देखेंगे तो कुछ बातें और हमें फर्दर क्लैरिफाई होंगी इंशाल्लाह। फिर एक बात था कि कोई भी ऑफ़र नेगेटिव सेंस में एक्सेप्ट नहीं करवाई जा सकती। नेगेटिव सेंस में एक्सेप्टेंस का क्या मतलब था कि आप ये कह दें कि अगर 3 दिन में आपने एक्सेप्ट कर लिया ठीक, नहीं, अगर 3 दिन में आपने इनकार कर दिया तो ठीक, वरना इट इज़ एज्यूम्ड कि आपने ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया है। वो कह रहा है ऐसा नहीं है, नेगेटिव कन्फर्मेशन नहीं चलेगी। फिर हमने कहा कि एक फ़र्क आपको समझना है बिटवीन ऑफ़र एंड इन्विटेशन टू एन ऑफ़र। कहते हैं देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ऑफ़र एंड इन्विटेशन टू एन ऑफ़र। फिर कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशन, इसके ऊपर आज हम एक्सेप्टेंस में थोड़ी डिटेल में भी जाएंगे इंशाल्लाह। फिर हमने इन सारी बातों को 1 बाय 1 एक्सप्लेन किया था, एलेबोरेट किया था। आज हम चलते हैं इसकी रिवर्सल साइड की तरफ, यानी एक्सेप्टेंस की तरफ। कल हम एक्सेप्टेंस को डिफाइन तो करते थे। हमने कहा था एक्सेप्टेंस क्या है, व्हेन द पर्सन टू होम प्रपोजल इज मेड। प्रपोजल इज एक्चुअली द सेकंड नेम ऑफ ऑफर। तो हम ये भी कह सकते हैं व्हेन द पर्सन टू होम ऑफर इज मेड signifies his assent to it, the proposal is said to be accepted। वो कहते हैं जब आप ऑफर किसी बंदे को कम्युनिकेट कर देते हैं और सामने वाला बंदा उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, बेटा आगे आ जाए, सेकंड बेंच पे आ जाए थोड़ा सा ज़्यादा, और सेकंड बंदा उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है तो देन ऑफर इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। Acceptance mean ascending to an offer made. An offer when accepted become promise। और अगर इसके बाकी चीज़ें भी ऑफर में शामिल ही थी, कौन कौन सी, कंसिडरेशन भी थी, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन भी था, तो फिर जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट की तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ठीक है ना। अगर ऑफर के में ही दोनों चीज़ें बीच में ही शामिल हैं, जो कि नॉर्मली तो होंगी ना, जाहिर है कंसिडरेशन के साथ ही कोई ऑफर देंगे ना,
विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 million? इट इंक्लूड्स कंसिडरेशन एज वेल। और जब मैं घर बेचने की किसी को ऑफर करवा रहा हूं तो इंटेंशन भी मौजूद ही है ना, टू क्रिएट लीगल रिलेशन। अब इस ऑफर को जैसे ही कोई एक्सेप्ट करेगा तो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन लॉ ने क्या किया, लॉ ने यहां लिखा ऐसे कि उसने बताया कि यार जब ऑफर एक्सेप्ट करेंगे तो प्रॉमिस बन जाएगा। फिर उसने अलग अलग बताया कि प्रॉमिस में कंसीडरेशन डालेंगे तो एग्रीमेंट बन जाएगा, एग्रीमेंट में इंटेंशन भी होगी तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। लेकिन एक्चुअली रियल लाइफ में ये स्टेप ऐसे फॉलो नहीं हो रहे होंगे। आप हफीज सेंटर गए, आपने कोई मोबाइल परचेज करना था, कोई लैपटॉप परचेज करना था, तो ये सारी चीज़ें पहले ही मौजूद हैं। तो जब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो रही होगी तो साइमल्टेनियसली क्या क्रिएट हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक होगी ना बात? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अच्छा जी, नाउ एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस। पहले हमने देखा कि यार जब ऑफर करवाई जाए तो लीगली हम किस चीज को ऑफर कहेंगे। मसलन एक बंदा कहता है यार मैं अपना घर बेचना चाह रहा हूं, इज इट एन ऑफर? वाई? सर्टेन नहीं है, डेफिनेट नहीं है। ये जुमला इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन नहीं कर रहा, ये जुमला इंटेंशन टू ऑब्टेन असेंट ऑफ द अदर पार्टी नहीं कर रहा। ये तो मेरी इंटेंशन शो कर रहा है कि मैं घर बेचना चाह रहा हूं। बात समझ आई ना? ये सर्टेन नहीं है, डेफिनेट नहीं है। ऐसे हमने वैल्यूएट करना सीखा कि क्या हर ऑफर ही कहलाएगी, तो पता चला नहीं नहीं नहीं, वो जिस ऐसी बात, ऐसी ऑफर जिसमें ये वाले एसेंशियल्स मौजूद होंगे लीगली, उसको ऑफर कहेंगे। इसी तरह क्या हर एक्सेप्टेंस कहलाएगी? पता चला नहीं नहीं, हर एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगी, बल्कि उसके लिए भी कोई एसेंशियल्स होने चाहिए। डेफिनेटली हम एक लीगल रिलेशन क्रिएट करने जा रहे हैं तो हमें बोथ एंड पर लीगल फॉर्मेलिटीज चाहिए ना। एक है जो बंदा ऑफर करवा रहा है, इसके एंड पर क्या है, एक है जो एक्सेप्ट कर रहा है, उसके एंड पर क्या है। फिर एक लीगल रिलेशन क्रिएट होगा ना, एनफोर्सेबल बाई लॉ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा। तो अब उस सेकंड पार्टी पर क्या क्या चीजें अप्लाई होंगी? एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट की जाए। अभी हम ये जर्नलाइज गुफ्तगू कर रहे हैं, फिर जैसे जैसे हम लॉ पढ़ते जाएंगे जाहिर है इसमें कहीं ना कहीं कोई स्पेशलाइज गुफ्तगू भी आ रही होगी। अच्छा जी, रीजनेबल टाइम, रीजनेबल मोड, अवेयरनेस ऑफ। वो कहता है जी मैंने एक्सेप्ट कर लिया प्रपोजल, मुझे पता नहीं है प्रपोजल थी क्या। मसलन हम कहते हैं 7 वाला प्लॉट सेल हो रहा है। अब जाहिर है हमें सूट करता है कि हमारी बिल्डिंग से बिल्कुल अटैच प्लॉट है। हम कहते हैं यार वो जितने का भी बेच रहे हमें मंजूर है, हमने ख़रीद लिया। तो क्या लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो गया? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अवेयरनेस ऑफ प्रपोजल ही नहीं है, यही नहीं पता वो कितने का बेचना चाह रहे हैं। अगर नहीं यार जितने का भी बेचना चाह रहे हैं हमें मंजूर है, वो कहते हैं यार आपको मंजूर है, लॉ को मंजूर नहीं है। लॉ तो कह रहा है पहले आपके पास ऑफर आए, आपको ऑफर का पता हो, फिर आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो ये कोई बात बनेगी। अच्छा जी, बिफोर लैप्स ऑफ ऑफर, यानी ऑफर करने वाले ने ऑफर करवाई, फिर उसने कहा नहीं यार बस नहीं एक्सेप्ट की, बस कोई ऑफर नहीं है। मतलब मैंने कहा विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 million? फिर मैंने कहा नहीं यार घर बेचना ही नहीं है। तो ऑफर करने वाले के पास ये ऑप्शन भी मौजूद है, वो ऑफर के एक्सेप्ट होने से पहले पहले जब मर्जी अपनी ऑफर को विड्रॉ कर ले। इसका मतलब है एक्सेप्ट करने वाले के लिए ज़रूरी है कि वो ऑफर लैप्स होने से पहले पहले एक्सेप्ट करेगा। अच्छा जी, नेगेटिव कंफर्मेशन नहीं होगी। वंस रिजेक्टेड कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। आपने पहले ऑफर रिजेक्ट कर दी, कहा नहीं नहीं ठीक है यार कर लो, नहीं, अब तो आप ऑफर कर रहे हो, दूसरे की मर्जी है वो एक्सेप्ट करना चाहता है या नहीं करना चाहता।
अब देखते हैं जी वन बाई वन। एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल का क्या मतलब है? एन ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड विदाउट एनी कंडीशन, यानी जिस तरह ऑफर आई है उसी तरह ही एक्सेप्ट करें। विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन? उसने कहा यस बट आई विल पे इन 3 months। एक्सेप्ट नहीं हुई है, ये तो काउंटर ऑफर आ गई है, क्योंकि आपने एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल एक्सेप्ट करने थे। हाँ, ऑफरर ने कोई कंडीशन लगाई हुई है, आप एज इट इज एक्सेप्ट करेंगे। विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन पेएबल विद इन 90 days? आपने कहा यस आई एम विलिंग टू परचेज योर हाउस फॉर ₹10 मिलियन पेएबल इन 90 days। लेकिन अगर आप ये कहना चाहते हैं कि यस आई एम विलिंग टू परचेज योर हाउस बट फॉर 9 मिलियन, तो नहीं, ये तो निगोशिएशन शुरू हो गई है, ये तो काउंटर ऑफर आ गई है। या यस आई एम विलिंग टू परचेज योर हाउस फॉर ₹10 मिलियन पेएबल इन 120 days, काउंटर ऑफर आ गई है, आपने अनकंडीशनल एक्सेप्ट नहीं किया। तो ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड विदाउट एनी कंडीशन। इफ एनी कंडीशन इज imposed an offer, then it turns out to be counter offer instead of acceptance। अगर आप कोई कंडीशन लगा रहे हैं, आप कहते हैं हाँ यार मैं ये घर खरीद तो रहा हूं, लेकिन अब कोई कंडीशन लगा दी, तो लॉ कह रहा है ये आपने एक्सेप्ट नहीं किया बल्कि काउंटर ऑफर दी है। अब सामने वाले की मर्जी है, वो इसको एक्सेप्ट कर लेता है या नहीं करता। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि यार देखो तुमने कहा था 1 करोड़ का घर है, मैंने कह तो दिया है कि मैं खरीद रहा हूं, अब तुमने फलां को क्यों बेच दिया। नहीं नहीं, लॉ यही कह रहा है कि या तो आप अनकंडीशनल एक्सेप्ट करते, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता, अब ये नहीं कर सकता था सेल। लेकिन आपने तो काउंटर ऑफर करवाई, अब सामने वाला पाबंद तो नहीं है कि आपकी ऑफर को माने। बात क्लियर हो गई? कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस में बी कंप्लीट व्हेन इट इज कम्युनिकेटेड टू ऑफरर। आगे कुछ स्लाइड में जाके हम बिल्कुल सिनेरियो बनाकर इसके ऊपर डिटेल में भी बात करेंगे कि कैसे कंप्लीट होती है, कब कंप्लीट होती है। एन ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय वर्ड स्पोकन और रिटन और थ्रू, यानी जो ऑफर करवाने के मोड्स थे वो सारे के सारे ऑफर एक्सेप्ट करने के भी मोड है। ऑफर करवाई भी ऐसे ही जा सकती थी, बाय वर्ड्स, बाय राइटिंग, बाय कंडक्ट, ठीक है ना। यानी इसको हमने क्या कहा था कि या एक्सप्रेस या एम्प्लॉयड। ऑफर एक्सप्रेस भी करवाई जा सकती थी, एम्प्लॉयड भी करवाई जा सकती। एक्सेप्टेंस भी ऐसे ही है, एक्सप्रेस भी करवाई जा सकती है, एम्प्लॉयड भी करवाई जा सकती है। वैलिड एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड ईदर बाय offering himself or any person authorized by him to communicate the offer। जरूरी नहीं है मैं खुद ही ऑफर जाकर एक्सेप्ट करूं, मेरा कोई ऑथराइज एजेंट भी ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, या मैं कम्युनिकेट करूं या मेरा ऑथराइज एजेंट कम्युनिकेट करे, दोनों सूरतों में ठीक हो गई बात। अच्छा जी, रीजनेबल टाइम। वो कहता जी एक ऑफर आ गई है तो बस अब क़यामत तक की ऑफर ही चलती रहेगी। No, a valid acceptance is when it is accepted within a time specified। पहली बात, लोग कहता है यार मैंने आपसे कहा will you purchase my house for ₹10 million, साथ ही कहा but you must decide before 8 PM today। आज 8 बजे तक आपको ये ऑफर है कि आप मेरा घर 1 करोड़ का खरीदना चाहते हैं तो परचेज कर लें। तो 8:01 पर मैंने कहा कि हाँ मैं घर खरीदना चाहता हूँ, तो लॉ कह रहा है नहीं, ऑफर लैप्स हो गई थी, टाइम गुजर गया हुआ था। साथियों कह रहा है कि लेकिन अगर टाइम कहा ही नहीं मैंने, विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन, टाइम कोई नहीं बोला, तो फिर कह रहा है और विद इन अ रीजनेबल टाइम व्हेन नो टाइम इज स्पेसिफाइड। जब लॉ कभी इस तरह की गुफ्तगू कर देना कि रीजनेबल टाइम,
इसका मतलब ये होता है कि जब ये केस अदालत में आएगा तो फिर जज साहब विल डिफाइन के क्या रीजनेबल टाइम है। इसे हम कहते हैं ये सब्जेक्टिव मैटर हो गया, केस टू केस देखेंगे, सिचुएशन टू सिचुएशन देखेंगे, ठीक है ना। मसलन मैं आपको डॉलर परचेज करने की बात कर रहा हूं, मैंने ऑफर आपको सुबह 9 बजे करवाई, आप 12 बजे कह रहे हैं कि यस सर आई एम विलिंग टू परचेज। नहीं, डॉलर तो अगले 1 सेकंड में रेट चेंज हो जाता है। इसकी ऑफर तो इतना रीजनेबल टाइम नहीं हो सकता आपको सोचने के लिए। आप किसी एक्सचेंज कंपनी के पास जाते हैं, कहते हैं अरे डॉलर का क्या रेट है, वो बताता है, आप जरा सोच रहे होते हैं, कहते हैं भाईजान पीछे हो जाए, पिछले वाले को टाइम दे दें, इतना टाइम थोड़े, क्योंकि वहां तो चेंजिंग एनवायरमेंट है। लेकिन आप फ्रूट वाले के पास गए हैं और आप कोई 2 मिनट कोई टेलीफोन सुन रहे हैं तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, क्योंकि 2 मिनट में फ्रूट का रेट चेंज नहीं हो रहा है। तो विद इन अ रीजनेबल टाइम का मतलब है सिचुएशन टू सिचुएशन देखना पड़ेगा फिर कि यार क्या रीजनेबल टाइम है। जी बेटा आप कुछ पूछ रहे हैं? अच्छा जी, तो विद इन अ रीजनेबल टाइम का यही मतलब है कि जब लॉ कभी भी ये कहेगा ना विद इन अ रीजनेबल टाइम, इसका मतलब है फिर लॉ ने डिफाइन नहीं किया, बल्कि जब केस चलेगा तो उस वक्त देख लेंगे व्हाट इज द रीजनेबल टाइम, और वो डिपेंड करेगा दायरा उस बिजनेस की नेचर, सिचुएशन, उस वक्त के मार्केट हालात, उससे पता चलेंगी वो सारी बातें। तो रीजनेबल टाइम या जो टाइम हम स्पेसिफाई कर देंगे, रीजनेबल मोड, एक्सेप्टेंस शुड बी मेड इन द मैनर स्पेसिफाइड और इन अ यूजुअल मैनर वेयर नो मोड इज स्पेसिफाइड। मसलन बाद दफा आपने कोई ऑफर करवाई है ना, तो उस ऑफर में ही कोई मैनर स्पेसिफाई कर दिया गया है। विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 million? इफ यस सेंड 500,000 थ्रू क्रॉस चेक। अब एक्सेप्ट करने का ऑफर में ही बता दिया गया कि यार भाई अगर आपने घर खरीदना है तो 5 लाख रुपए मुझे क्रॉस चेक से भेज दो, तो मैं समझ लूंगा कि आप एग्री कर रहे हो। अब तो ऑफर ऐसे ही एक्सेप्ट हो सकती है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर ऐसे नहीं है, कोई मोड बताया नहीं गया, तो फिर क्या लिखा हुआ है? और इन अ यूजुअल मैनर वेयर नो मोड इज स्पेसिफाइड। अब जी प्रॉपर्टी में आम तौर पर लोग कैसे ट्रांजैक्शन को ओके करते हैं? वो कहते हैं ऐसे ही करते हैं, कोई एक टोकन भेज देते हैं 1-2 लाख रुपया, क्या ठीक है भाई आपकी हमारी बात पक्की हो गई है और ये प्रॉपर्टी हमारी हो गई है, ये बेसिक टोकन ले लें, और फिर 1 हफ्ते के बाद बैठ जाते हैं और ये कर लेते हैं। नॉर्मल यूजुअल मैनर। लेकिन जरूरी नहीं है, ऑफर करने वाले की मर्जी है कि वो मॉड खुद डिफाइन कर दे कि ये मॉड है भाई, अगर आपने एक्सेप्ट करना है तो इस मॉड में एक्सेप्ट करें। इफ द प्रपोजल प्रेस्क्राइब अ मैनर in which the offer is to be accepted and the acceptance is not made in that manner, offerer shall in this case, when the acceptance is communicated to him, insist that this proposal shall be accepted in the prescribed manner and not otherwise। ये बड़ी अहम बात लिखी है, यहाँ से एग्जामिनर समटाइम केस स्टडी बना के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। अब जरा समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। Will you purchase my house for ₹10 million? If yes, please send 500,000 through cross check। ऊपर का उसूल कह रहा है कि ऑफर कैसे एक्सेप्ट होगी, जो मैनर स्पेसिफाई किया गया है। बंदे ने क्या किया, उसने कहा कि ठीक है जी मुझे एक्सेप्टेंस है, उसने एक्सेप्ट की ऑफर और 5 लाख रुपया कैश भेज दिया आपको। ऑफर में क्या लिखा हुआ था? क्रॉस चेक। अब लॉ बड़ी मजे की बात कह रहा है। लॉ कह रहा है कि ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं हुई कि हो गई है। ऊपर वाली बात कह रही है नहीं हुई है। ऊपर वाली बात क्या कह रही है?
नहीं हुई, क्योंकि आपने जो कंडीशन स्पेसिफाई की थी उसके मुताबिक नहीं चला। लेकिन नीचे लॉ एक नई बात कह रहा है कि नहीं नहीं, अब एक काम है, जिसके पास ये ऑफर पहुंची एक्सेप्टेंस के लिए उसको चाहिए या तो चलो कैश ही एक्सेप्ट कर ले, बात तो एक ही है। और अगर उसके नज़दीक ये बड़ी कोई अहमियत की बात है कि क्रॉस चेक आया कि कैश आया, तो फिर वो 5 लाख लेकर ना रख ले, बल्कि इंसिस्ट करे 5 लाख वापस भेजे और कहे कि यार क्रॉस चेक ही लेकर आओ। अगर उसने 5 लाख लेकर रख लिए तो एक्सेप्टेंस हो गई है। जरा समझते हैं, दोबारा पढ़ते हैं, ये बड़ा अहम नुक्ता है। If the proposal prescribed a manner in which the offer is to be accepted and acceptance is not made in that manner, the offerer shall, in case when the acceptance is communicated to him, offer किसने करवाई थी? ऑफरर ने। वो कहता है जब एक्सेप्टेंस उसके पास पहुंची है, insist that this proposal shall be accepted in the prescribed manner and not otherwise. If the offerer fail to insist within a reasonable time, it is deemed that he has accepted performance. मैं एक एग्जांपल ऐड करूंगा तो ये बात क्लैरिफाई हो जाएगी। मसलन फर्ज करें जी, राइज ने एडमिशन ओपन किया और ऑनलाइन में बच्चों को कहा कि यार आप ₹4000 सबमिट करवा के अपना फॉर्म हमारी वेबसाइट पर फिल करके हमें सेंड कर दें, आपका एडमिशन कंफर्म हो गया, बाकी आप पेपर जब शुरू होगा तो पैसे जब देने। एक बच्चे ने क्या किया, उसने वेबसाइट पर गया, उसने 2000 रुपये जमा करवाए, फॉर्म फिल किया और आराम से बैठ गया कि मेरा एडमिशन हो गया इस बैच में। अब ये वाला रूल हमारे ऊपर लग रहा है इस वक्त। जब फॉर्म हमारे पास आया तो ये रूल हमें कह रहा है कि या तो बच्चे को कॉल करें, उसे कहें भाई जब तक 4000 नहीं भेजोगे तुम्हारी सीट रिजर्व नहीं हुई है। और अगर आपने सोचा कि हाँ यार इसने 2000 भेजे हैं, नहीं हुई है, बस ठीक है, जब आएगा 2000 इसको दे के फारिग करेंगे, लॉ कह रहा नहीं नहीं नहीं, फिर एक्सेप्टेंस हो गई है। या इंसिस्ट करे उस वक्त ऑर्गेनाइजेशन कि भाई ये 4000 के बगैर ऑफर एक्सेप्ट नहीं हो सकती, या तो कम्युनिकेट करे। लेकिन अगर सोचा कि यार हम क्यों कॉल करें, भाई बच्चा जब आएगा हमने बताया तो हुआ 4000 देने हैं, तो कह रहे नहीं 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 नहीं, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। तो ये सारा राइज के अगेंस्ट ही लिखा हुआ है। बात समझ आ रही है? अब आपको ये बात क्लियर होगी। अब इसको दोबारा पढ़ते हैं, फिर आपको समझ आएगी। इफ द प्रपोजल prescribed a manner in which offer is to be accepted and acceptance is not made in that manner, offerer shall in this case, when the acceptance is communicated to him, insist that this proposal shall be accepted in the prescribed manner and not otherwise. और अगर आपने ऐसा ना किया, if the offerer fail to insist within a reasonable time, it is deemed that offer has been accepted the performance. इवन किसी बच्चे ने वो डिपॉजिट नहीं करवाया और फॉर्म आ गया है, तो कॉलेज को चाहिए उसको कॉल करें कि बेटा इनिशियल डिपॉजिट के बगैर आपकी सीट रिजर्व नहीं हुई। लेकिन अगर ये कॉल नहीं गई तो लॉ कह रहा है नहीं नहीं, उसकी सीट रिजर्व हो गई है, अब पैसे लेकर उसको सीट दें। बात क्लियर हो गई? जी बेटा आप कुछ पूछ रहे थे यहां से। ओके, क्लियर हो गई बात जी? तो हमें समझ आ गई कि रीजनेबल मॉड से क्या मुराद है। अवेयरनेस ऑफ प्रपोजल, द एक्सेप्टर मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ। आपके पास ऑफर ही नहीं आई और आप एक्सेप्टेंस भेज रहे हैं, इसकी अहमियत नहीं है।
बिफोर लैप्स ऑफ एन ऑफर, एन एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर द ऑफर लैप्स और इज विड्रॉ। लैप्स का लफ्ज इस्तेमाल होता है, कोई प्रिस्क्राइब्ड टाइम था, वो टाइम खत्म होने से पहले पहले, और विड्रॉल का मतलब है ऑफर करने वाले के पास किसी भी टाइम विड्रॉ करने की ऑप्शन है। मतलब मैंने आपसे कहा कि आप 10 तारीख तक फैसला करके बता दें, तब भी मेरे पास ऑप्शन है, मैं अगले ही लम्हे कहूं कि नहीं यार वो मैंने अपनी ऑफर विड्रॉ कर लिया। एक्चुअली ऑफरर के पास आपके एक्सेप्ट करने से पहले पहले किसी भी वक्त ऑफर को विड्रॉ करने की ऑप्शन तो मौजूद है ही है। और एक ये है कि मैंने नहीं एक टाइम दे दिया, उस टाइम के अंदर अंदर आप कर लें, अदरवाइज लैप्स हो जाएगी। टाइम देने के बावजूद भी विड्रॉ करने की ऑप्शन मौजूद है। इसका मतलब है वैलिड एक्सेप्टेंस कैसे होनी चाहिए? बिफोर लैप्स ऑफ टाइम और विड्रॉल ऑफ ऑफर। नेगेटिव कन्फर्मेशन, ये हम उधर भी बात कर चुके हैं कि ऑफर नेगेटिवली कम्युनिकेट नहीं हो सकती, एक्सेप्टेंस भी नेगेटिवली कम्युनिकेट नहीं हो सकती। अच्छा जी, तो हमें दो बातें तो समझ आ गई। कौन कौन सी दो बातें समझ आ गई? कि एक लीगली वैलिड ऑफर कब होगी और एक लीगली वैलिड एक्सेप्टेंस कब होगी। ठीक होगी बात। अब ज़रा मैं एक सिनेरियो से पहले आपको एक बात समझाता हूँ, फिर हम वापस इन स्लाइड्स पर आएंगे और इनको पढ़ेंगे। देखिए ज़रा हम एक सिचुएशन ड्रॉ कर रहे हैं, वही वाली एग्जांपल आपको पता है, हम एक बुनियाद बनाकर उसी के ऊपर बिल्डिंग को बिल्ड करना शुरू करते हैं। वहाँ तक एग्जांपल चलती जाएगी जब तक ये हमारा साथ दे सकेगी। जब ये हमारा साथ छोड़ देगी फिर हम कोई और एग्जांपल क्रिएट करेंगे ताकि अगले कॉन्सेप्ट को उस पर बिल्ड करेंगे। मिस्टर नोमान ने कामरान ने नोमान को, अब हमने आसान कर दिया, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी कर दिया। एक्स वाई इसलिए नहीं किया कि ये इशारा कहीं और चला जाएगा। आजकल खान साहब मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई की बातें करते हैं, इसलिए हमने ए एंड बी रख लिया। अच्छा जी, तो मिस्टर ए ने एक ऑफर करवाई, क्या? विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन। लेकिन कैसे करवाई? उसने एक लेटर लिखा। कब लिखा? 15 जनवरी 2021 को। अच्छा जी, ये लेटर लिखकर उसने बाई पोस्ट इस लेटर को मिस्टर बी को पोस्ट कर दिया। ठीक है ना? और ये लेटर मिस्टर बी को पहुंचा किस डेट को? 18 जनवरी 2021 को। कल हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, व्हेन प्रपोजल इज कम्युनिकेटेड। हमने कहा था व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम प्रपोजल इज मेड। इसका मतलब है अगर ऐसे सिनेरियो बनाकर एग्जामिनर ने कहा कि बताओ जी कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है, अब भले आगे वो लिखे कि लेकिन उसने लेटर पढ़ा नहीं है। कल हमने कहा था नहीं, जब बाई पोस्ट जा रहा हो तो जब लेटर डिलीवर हो जाएगा इट इज एज्यूम्ड कि ऑफर हैज बीन कम्युनिकेटेड नॉट एक्सेप्टेड। कम्युनिकेट हो गई है। अब उसने मशवरा किया, घर में किया, दोस्तों से किया, और सोचते सोचते 20 जनवरी को उसने कहा कि हाँ यार मुझे ये घर खरीद लेना चाहिए। 20 जनवरी को उसने इसका लेटर लिखा और इसको पोस्ट में डाल दिया। अब फिर ये लेटर पोस्ट से चला और वापस पहुंचा 25 जनवरी 2021 को। अब यहां से इस एग्जाम्पल से हमने रिमेनिंग इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी में लाना। ठीक है ना? कॉन्सेप्ट नंबर 1, ऑफर कब कम्युनिकेट हुई है? जब लेटर इसके बाद पहुंच गया है। यानी अगर हमें लिखकर बताना पड़े, उसने सिनेरियो बना दिया, तो हम बताएंगे कि 18 जनवरी 2021 को ऑफर कम्युनिकेट हो गई। ऑफर एक्सेप्ट कब हुई है? अब यहां लॉ एक बड़ी मजे की बात करता है। वो कहता है एक्सेप्ट हो गई है। हमें कब समझ आ रही है सबको?
20 को के 25 को? अब कुछ बच्चों को 20 समझ आ रही है और कुछ को 25 वाले कौन कौन है? 20 वाले कौन कौन है? अच्छा, कुछ को कुछ भी समझ नहीं आता। अच्छा, अब असल में लॉ यहां दो बातें ही कर रहा है। वो कह रहा है यार जब आप एक्सेप्टेंस की बात करते हैं ना तो इसके दो एंगल हैं, इसके दो एंगल हैं। एक एंगल है मिस्टर ए के हिसाब से कब एक्सेप्ट हो गई है, और एक है मिस्टर बी के हिसाब से कब एक्सेप्ट हो गई है। अब जरा सोचते हैं, एक एंगल और देखते हैं। अभी हम एक कॉन्सेप्ट पढ़कर आए हैं। एक्चुअली यही वो डिफरेंट फीचर है इस क्लास का कि हम आपको सिनेरियो में ले जाते हैं और कोशिश करते हैं वहां से कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में इंजेक्ट किया जाए कि क्या हो रहा है, रादर के लाइंस को रीड कर करके चल रहे हो। अच्छा जी, क्या हुआ जी? मिस्टर ए की बात हो रही है। ए है कौन? ऑफरर। ऑफरर के शू में जाकर लॉ की नज़र में कब ऑफर एक्सेप्ट हो गई है? 20 को। 20 को, क्योंकि 20 को ऑफरी ने एक्सेप्ट करके लेटर पोस्ट कर दिया। अच्छा, एक बात अभी हम और पढ़ रहे थे। हमने कहा था ये बंदा अपनी ऑफर को विड्रॉ भी कर सकता है बिफोर एक्सेप्टेंस। अब आपको बात समझ आएगी 20 वाली, ठीक है ना, कि भाई मिस्टर बी के एक्सेप्ट करने से पहले पहले ऑफर रिवोक की जा सकती है, विड्रॉ की जा सकती है। लेटर पहुंच गया है, उसको फोन करके कहे यार भाई हमने घर नहीं सेल करना, खत्म बात। 18 को, 19 को, 20 को लेटर पोस्ट करने से पहले पहले विड्रॉ की जा सकती है ऑफर। लेकिन जैसे ही उसने लेटर पोस्ट कर दिया, अब ये फोन करता है कि भाई हमने घर नहीं बेचना, अब उसकी ऑफर ऑप्शन खत्म हो गई है, ये विड्रॉ नहीं कर सकता। अब वो जहन उधर नहीं लेके जाना कि सर पता कैसे चलेगा लेटर पोस्ट हो गया है कि नहीं हो गया है। वो मैंने आपको बताया कि वो इंप्लीमेंटेशन साइड है, वो वकील देख लेंगे। लॉ ये कह रहा है कि लेटर के पोस्ट होने से पहले पहले तक ऑफर विड्रॉ करी जा सकती थी। अब इसको लीगल लैंग्वेज क्या कहने हैं मैंने? बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफरी। An offer can be revoked before acceptance of offering. फिर देखते हैं, an offer can be revoked by offerer before acceptance of offering. क्लियर हो गई बात? मिस्टर बी ने घर खरीदने का इरादा कर लिया, चिट्ठी सैया जी के नाम लिख दी है उसने कि भाई मैं घर खरीदने के लिए तैयार हो गया हूं, ठीक है ना। और ये लेटर उसने लेटर बॉक्स में जाके कोरियर कंपनी को जाके दे दिया है। अभी लेटर लेके वापस ही आ रहा था तो किसी ने कहा वो यार वो बंदा घर बेच रहा है, बड़ा ख़राब घर है, फड्डे वाला घर है। कहता यार वही तो मैं ख़रीद के आ रहा हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं यार वो ना ख़रीदो। क्या मिस्टर बी के पास अब कोई ऑप्शन बची है? यस। वो कहता है मिस्टर बी नहीं, मिस्टर बी अपनी ऑफर विद एक्सेप्टेंस, नॉट ऑफर, मिस्टर बी अपनी एक्सेप्टेंस भी विड्रॉ कर सकता है बिफोर कम्युनिकेटिंग टू द ऑफरर। अब इसको तो लेटर पहुंचना 25 तारीख को, वो 24 को ही फ़ोन करके कहे कि सर मैंने लेटर तो आपको लिख दिया लेकिन घर मैंने नहीं ख़रीदना, मैं डिसएग्री करता हूं, मुझे पता चला घर तो फटे वाला है। तो लॉ कह रहा है बिल्कुल आप विड्रॉ कर, एक्सेप्टेंस कैन बी विड्रॉन
बिफोर कम्युनिकेटिंग टू ऑफरर। भले लेटर लिख दिया, जी कम्युनिकेट हुआ, खत्म होगी कहानी। अब तो लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया। नहीं, बातें नहीं करेंगे फिर नहीं पढ़ाई हो सकती। कॉल क्यों नहीं कर रहा? अभी करते हैं, कॉल भी करते हैं, अगली स्लाइड पे करेंगे कॉल। लेकिन एग्जामिनर ने लेटर ही लिखवाना है आपसे। शुक्र करें उसने कबूतर को नहीं दिया। वो अभी लेटर बॉक्स में डलवा रहा है। वरना मुझे यहाँ कबूतर भी बनाने पड़ जाने थे। अच्छा जी, तो वापिस आ जाते हैं जी। हमें कुछ बातें समझ आई हैं। इस सिनेरियो से हमने कुछ बुनियाद अपनी इस्टेब्लिश की है। अब हम वापस आए, हमने कहा था कि वापस स्लाइड पर आकर कुछ बातें करेंगे। अब हम बातें करते हैं जनाब वो वाली जो हम करना चाह रहे हैं। व्हेन कम्युनिकेशन इज कंप्लीट। मैंने पूछा व्हेन कम्युनिकेशन इज कंप्लीट, आपने कहा सर कौन से वाली कम्युनिकेशन? मैंने कहा यार मैं प्रपोजल की कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि कम्युनिकेशन भी दो हो रही है ना, एक प्रपोजल और एक एक्सेप्टेंस। मैंने कहा नहीं नहीं यार आप प्रपोजल की बताओ, प्रपोजल कब कम्युनिकेट हुई? तो उसने कहा जी प्रपोजल कम्युनिकेट हो गई है व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज मेड। और अगर हम अपनी एग्जांपल में चले जाएं तो हमें डेट भी पता चल गई। क्लियर हो गई बात जी? व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट, तो अब हमें आंसर देना आगे। व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज मेड। और अगर कोई सिनेरियो होगा तो डेट कैलकुलेट करके एग्जैक्ट बताएंगे कि इस तारीख को ये काम मुकम्मल हो गया। मैंने कहा नहीं नहीं, एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुई है? आपने कहा कि नहीं नहीं सर पहले ये बताएं आप किसके एंगल से बात करें, क्योंकि एक्सेप्टेंस की दो एंगल है, एक प्रपोजर या ऑफरर और दूसरा ऑफर। तो हमने कहा नहीं यार प्रपोजर यानी मिस्टर ए के एतबार से बताओ कि कब एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई है। तो कहता है व्हेन इट इज पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम so as to be out of power of acceptor। वो कहता है जब एक्सेप्टर इसको लेटर बॉक्स में डाल दे यानी उसके कंट्रोल से बाहर हो जाए। अब सिनेरियो देखें क्या बनाएगा एग्जामिनर। वो कहता है जी मिस्टर ए ने ऑप्शन दी मिस्टर बी को, मिस्टर बी ने एक्सेप्ट करके साइन करके अंगूठा लगा के अपनी जेब में ही रखी हुई है, अभी एक्सेप्टेंस नहीं हुई है। When it is put into the course of transmission to him, उसको वापस आ गई, so as to be out of power of the acceptor। और अगर हम अपनी इलस्ट्रेशन में देखें तो 20 जनवरी लेटर उसने 20 को पोस्ट कर दिया था, इसके एंगल से तो 20। मिस्टर ए 20 तारीख से पहले पहले अपनी ऑफर रिवोक कर सकता था। एक्सेप्टर के एंगल से वो अपनी एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक कर सकता है? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, 25 तारीख। ऐसे हमने सिनेरियो बेस्ड स्टडी का आपका जहन बना रहे हैं ताकि आपको पता चले कि अगर एग्जामिनर इस सिनेरियो की बात करनी है तो कितनी गुफ्तगू करनी है मुझे, अगर एग्जामिनर ये सिनेरियो बना रहा है तो क्या बात करनी है, अगर एग्जामिनर ये सिनेरियो बना रहा है तो क्या बात करनी है। लेकिन हो सकता है स्टूडेंट लेवल पर अभी क्लैरिटी ना आई हो, तो फिर मैंने क्या किया, अब उस एग्जाम्पल को बुनियाद बना दिया। फ्लो चार्ट दोबारा बनाया। ए प्रपोजेस बाय लेटर टू सेल हाउस टू बी एट सर्टेन प्राइस। तो अब प्रपोजर कौन है इसमें? ए के एंगल से व्हेन इट कम्स टू बी। एक्सेप्टेंस किसके एंगल से? मिस्टर ए के एंगल से। कब?
एज, अच्छा इसको लॉ कैसे कहते हैं? एज अगेंस्ट ए, यानी ए के एंगल से जो लफ्ज हम बोल रहे हैं ना, ए के शू में जाके जो लफ्ज हम बोल रहे हैं, लॉ उसे कहता है एज अगेंस्ट ए, कि ए के एतबार से व्हेन लेटर इज पोस्टेड बाय बी। तो फिर दूसरे के लिए क्या टर्म बोलूं? एज अगेंस्ट बी व्हेन लेटर रिसीव्ड बाय ए। क्लियर हो गई बात सारी? याद तो नहीं करना पड़ेगा। फिर हमने अब एक कॉन्सेप्ट बिल्ड किया। अब आपको लेकर आए कि अच्छा यार, ये जितनी कहानियां सुनी है एग्जामिनर कैसे पूछेगा, सेम स्टोरी पे रहते हुए। अब सवाल ये आया एग्जाम एक्चुअली, ए प्रपोज बाय लेटर डेटेड 15 जनवरी 2021 टू सेल अ हाउस टू बी for rupees 20 million. B received the letter on 18th Jan 2021. B accept A's proposal by letter sent through post on 20th Jan 2021. B received the letter of acceptance on 25th Jan 2021. अब ऐसे एग्जाम में आया, वो कहता है when communication of offer is complete. अब जब सिनेरियो बेस आया तो पहले मैंने अंग्रेजी में लिख के बतानी है, फिर मैंने डेट क्वांटिफाई करके बताना है कि इस तारीख को मुकम्मल हो गया। When communication of acceptance is complete as against A. When communication of acceptance is complete as against B. अब अल्लाह ने चाहा तो एग्जाम में कोई सरप्राइज हमारे लिए पड़ा हुआ नहीं होगा। हम हर चीज को थोड़ी सी एफर्ट लगा के, हम जब ये कोर्स आपको पढ़ा रहे हैं ना, तो इसके पीछे आपको नज़र आएगा कि टीचर किस एफर्ट के साथ आया हुआ है, किस प्लानिंग के साथ आया हुआ है। अब अगर आप साथ साथ चल रहे होंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आपको कोई सरप्राइज एग्जाम में नहीं मिल रहा होगा। लेकिन ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू सम लिमिटेशन, कि आप थोड़ा काम इस सारी चीज़ों को फॉलो भी कर रहे हो और क्लास में टाइम पे भी आ रहे हो। बाद में ना लड़ रहे हो कि अब ये बच्चे आगे नहीं हो रहे, इंक्लूड बच्चियाँ, ठीक है ना। फिर क्योंकि देखें आप रोज़ाना देखें, मैं एक फ़िलॉसफी से चल रहा हूँ। मैं रोज़ाना पिछला सारा चीज़ें रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारा आधा काम क्लास में होगा। लेकिन जो बच्चा लेट आएगा वो पहले 10 मिनट जिसमें हम रिवीजन कर रहे हैं वो उसको तो ज़ाया कर देगा। और फिर जितनी एफर्ट हम लगा रहे हैं एक एक बात को ये सारी ज़ाया हो जाएगी अगर आपने घर जाके इसको दोबारा ना किया। फिर हमने यहाँ से इस सारी बात को एक्सप्लेन कर दिया। इसमें से इस चैप्टर में दो बातें जो कम्युनिकेट करना चाह रहा था एग्जामिनर, वो दोनों आपको मिल गई हैं। एक एक्सेप्टेंस के एंगल से, एक कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर के एंगल से, एक कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के एंगल से। फिर यहीं से इसका थोड़ा सा रिवर्सल हमने किया तो हमें यह भी पता चल गया कि किस बंदे के पास अपने वाली बात को रिवोक करने का टाइम कितना है। मिस्टर ए के पास अपनी प्रपोजल को रिवोक करने की कब तक ऑप्शन है, और मिस्टर बी के पास अपनी एक्सेप्ट की हुई ऑप्शन को रिवोक करने का टाइम कितना है। मिस्टर ए 20 तारीख के बाद इसके हाथ से कॉन्ट्रैक्ट निकल गया, अब ये कैंसिल नहीं कर सकता, लेकिन मिस्टर बी अभी भी कैंसिल कर सकता है। लेकिन मिस्टर बी के हाथ से भी कॉन्ट्रैक्ट निकल गया है 25 तारीख को, अब दोनों का वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो चुका हुआ है। एक्चुअली लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट इस तारीख को क्रिएट हुआ है। अब दोनों पार्टीज के हाथ से कॉन्ट्रैक्ट निकल गया है। अब जो पार्टी इसको इन्फोर्स नहीं करेगी, सामने वाली पार्टी अदालत में जा सकेगी। किसी का कोई सवाल पेंडिंग है तो अब पूछे। एक्चुअली कोशिश किया करें, मैं बुक कौन सी लेनी है ये भी मैं बताता हूं। वैसे तो कोई भी बुक नहीं लेनी, इसके 2-3 आंसर हैं।
पहला आंसर है कोई बुक ना लें, एज इट इज यहां से याद करें। दूसरा आंसर है आई कैप की किताब ले लें, क्योंकि आई कैप ने एक पॉलिसी बनाई हुई है। अच्छा, ये वाला आप सब सब्जेक्ट के लिए समझें। प्रीवियसली आई कैप की बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी ये नहीं होती थी कि अपने स्टडी टेक्स्ट को प्रमोट करना है, लेकिन नाउ ये, अच्छा, स्टूडेंट के शू में ये बड़ी पॉजिटिव बात है कि आई कैप चाहता है कि उसकी किताब प्रमोट हो, बच्चे आई कैप का स्टडी टेक्स्ट पढ़ें। आई कैप 100% पेपर किताब में से बनाता है, बल्कि आई कैप ने, आप अपने अकाउंट में देखेंगे, एक क्लैरिफिकेशन दी हुई है। कैफ लेवल पर अगर कोई टॉपिक सिलेबस में शामिल है और स्टडी टेक्स्ट में नहीं है तो उन्होंने कहा जी वो हम नहीं पूछेंगे। ये एक लाइन काफ़ी हो जानी चाहिए समझने के लिए। लेकिन क्योंकि, अब अगला जुमला ज़रा मुश्किल है वो मैं बोलने लगा हूँ बहरहाल, क्योंकि एजुकेशन एक बिज़नेस है। मैं भी इस वक्त जो हंस के आपको दिखा रहा हूँ उस बिज़नेस की वजह से दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, इंक्लूडिंग मी अनफॉर्चुनेटली, कि दिस इज़ बिज़नेस। ये इतनी एफर्ट, ये सारा कुछ इस बिज़नेस के बगैर नहीं हो सकता। इसी तरह टीचर्स ने अपनी किताबें बना रखी हैं, ये किताब से भी एक टीचर को अच्छी खासी एक हैंडसम अमाउंट आती है। तो हम आई कैप की किताब की तरफ रुख नहीं फेरते, बल्कि कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरा नोट्स, मेरी किताब ज़्यादा अफजल है। हालांकि ऐसा अब रह नहीं गया, आई कैप 100% अपनी किताब से पेपर बनाता है। इन स्लाइड के साथ अगर आप आई कैप की ओरिजिनल किताब को फॉलो करें तो आपके पास होने के चांसेस बिल्कुल मैक्सिमम लेवल पर होंगे। और ये वाली बात आप दिमाग से निकाल दें कि कोई किताब मुश्किल होगी और कोई किताब आसान होगी। ये तजर्बा करना हो तो किस मर्जी किताब को और आई कैप की किताब को उठा के पढ़ लेना, कोई फ़र्क नहीं है। वहीं से चीज़ें उठा के कॉपी पेस्ट करके किताबें बनाई गई इसलिए। लेकिन इस सारे का समअप यहाँ पे है कि जो मर्जी किताब इस्तेमाल कर लें सही, ठीक है ना कर लें सही। ये स्लाइड यूज़ कर ले, आई कैप की किताब यूज़ कर लें, किसी भी टीचर की किताब यूज़ कर लें। यही वाले ये रखे हुए हैं ऊपर, ये बच्चों के हाथ में मुझे नजर आ रहे हैं, प्रिंट लेके आए, वो देखें, ये बुक शॉप पर अवेलेबल हैं। तमाम जो स्लाइड्स हैं बुक शॉप पर अवेलेबल होंगी। आप आई कैप की किताब इसके साथ यूज़ कर लें, सबसे बेहतर है। अदरवाइज कोई भी किताब यूज़ कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह, यहाँ से आगे चलेंगे।